द स्पेशल इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं NSTV न्यूज़ हीरो, सच के साथ सच की बात। आज न्यूज़ हीरो के प्रोग्राम द स्पेशल इंटरव्यू में हमारे बीच मौजूद हैं सीतापुर 11वीं वाहिनी PSC के सेना नायक IPS अखिलेश चौरसिया जी। आइए आज हम उनसे करते हैं बात और पूछते हैं कुछ सवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, अपने बारे में बताएं, जैसे शैक्षिक योग्यता, विद्यार्थी जीवन, गुरुजन, मित्र, परिवार। मैं मूलतः बलिया ज़िले का निवासी हूँ, लेकिन चूँकि मेरे फादर BSNL में थे और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब शुरुआती लखनऊ से हुई। फिर मैंने B.Tech किया है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था। उसके बाद मैं DRDO में साइंटिस्ट था और इंडियन ऑयल में भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। फिर अन्य परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण करी। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, जिसमें मुझे IPS और होम कैडर मिला, तो मैंने UP कैडर ज्वाइन किया है और तब से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। पेशे के रूप में आपने पुलिस विभाग का ही चयन क्यों किया? शुरुआत से ही, बचपन से ही मेरे घर में कुछ लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो मुझे भी सिविल सर्विसेज का चाव था, तो मैंने सिविल सर्विसेज दिया। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं IRS में हुआ था, इनकम टैक्स में। थर्ड में मुझे IPS मिला, होम कैडर मिला, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और ये सर्विस, पुलिस सर्विस बहुत ही चैलेंजिंग है। इसमें आपको लोगों की मदद करने का जितना मौका मिलता है, मुझे नहीं लगता किसी और सर्विस से मिलता है। तो ये सर्विस बहुत ज़्यादा संतोषजनक है मेरे लिए। क्या हमेशा से ही एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना था या विद्यार्थी जीवन में कुछ और था और बाद में आपका रुझान पुलिस अधिकारी बनने की तरफ हुआ? पहले तो इंजीनियर बनने का सपना था, इसलिए मैं B.Tech किया, NIT गया। फिर वहाँ से गया तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सपना था, तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज भी क्वालिफाई करी। फिर जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ता गया, फिर सिविल सर्विसेज का मन हुआ, तो फिर मैं इस एग्ज़ाम में बैठा। फिर जैसा बताया कि इससे पहले IRS में सिलेक्शन हुआ था, फिर IPS सिलेक्शन हुआ और होम कैडर मिल गया। तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती थी कि मैं अपने गाँव, अपने प्रदेश के लोगों की सेवा कर पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपका सफ़र कब शुरू हुआ? अपनी प्रथम नियुक्ति और उससे जुड़े अनुभव के बारे में बताएं। मैंने 2008 सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था, तो 2009 बैच में IPS ज्वाइन किया। ट्रेनिंग के बाद मेरी फर्स्ट नियुक्ति एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में ASP अंडर ट्रेनिंग के रूप में आजमगढ़ हुई थी। वहाँ पे बहुत ही चैलेंजिंग, आजमगढ़ वैसे भी UP का वन ऑफ द चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे अपराध भी काफ़ी होते थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला। हमारे जो SP साहब थे उस समय, श्री भगवान स्वरूप श्रीवास्तव, और उनके बाद श्री विजय सिंह मीणा सर आए, तो उन लोगों ने अच्छा मुझे गाइड भी किया और पूरी स्वतंत्रता दी ताकि मैं चीज़ों को सीख सकूं और अपना काम अच्छे से कर सकूं। तो वहाँ पे अपराध को जानने का अवसर मिला कि UP में किस तरह के अपराध होते हैं। आम जनता के बीच काम करने का मौका मिला, कैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उनको परेशान करती है, जो पुलिस के माध्यम से बहुत आसानी से दूर की जा सकती है, और एक जनता की सेवा करने का अवसर मिला। यदि आप एक पुलिस अधिकारी ना होते तो क्या होते? जैसे मैं बताया कि मैं पहले से ही जॉब में था। इससे पहले IRS इनकम टैक्स में भी था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मेरी ऑल इंडिया 3rd रैंक थी। तो बहुत सारी नौकरियां करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो या तो मैं कहीं इंजीनियर होता या फिर IRS में ही अभी काम कर रहा होता। आपको एक पुलिस अधिकारी के तौर पर लगभग 13 वर्ष हो गए हैं, और इस दौरान अपने कैरियर के उतार चढ़ाव के बारे में? पुलिस का जैसे कैरियर है, UP कैडर में IPS ऑफिसर का कैरियर बहुत ही चैलेंजिंग होता है। कभी आप फील्ड में मेन पोस्ट पे रहते हैं, कभी आप बाहर रहते हैं, तो ये उतार चढ़ाव ही आपको ज़िंदगी सिखाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एज ए SSP, जैसे मैं 6 जिलों में SP SSP के रूप में कार्य किया। उसके बाद मैं CBI चला गया था, 2019 में CBI गया, 2021 में वहाँ से लौट के आया हूँ। तो इस दौरान मैंने बहुत तरह की पोस्ट पे काम किया। जैसे बोला कि 6 ज़िले में SSP रहा, SSP औरैया, SP प्रतापगढ़, SP लखीमपुर खीरी, SSP झांसी, SSP एटा, SSP फैजाबाद। फिर मैं स्वतः पारिवारिक रीजन से CBI चला गया, तो वहाँ पे भी चंडीगढ़ में मैं भ्रष्टाचार निरोधक संस्था में मैंने काम किया। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हर जगह इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहा, और जितना मेरे से हो सका मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश करी। तो मैं तो बोलूँगा कि बड़ा अच्छा मुझे इस कैडर में जितना प्यार मिला, लोगों का प्यार मिला, वो मेरे लिए एक पूंजी की तरह है। इन 13 वर्षों में आपराधिक घटनाओं व अपराधियों में क्या परिवर्तन? इस 13 वर्षों में मैं बताऊं कि अपराध का जो नेचर है वो बहुत चेंज हो रहा है। पहले अपराध मेनली लूट और ऐसे होते थे,
अब बैंक फ्रॉड टाइप के अपराध हो रहे हैं, साइबर क्राइम अपराध हो रहे हैं, लोगों को फ़ोन कॉल आती है, उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपराधी भी अब टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा कर रहा है। पहले जैसे हम लोग कोई भी लूट होती थी उसको सर्विलांस के माध्यम से खोल लेते थे, अब वो भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि अपराधी भी जानता है कि सबको, अब तो आम जनता को भी पता चल गया कि सर्विलांस होता है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों से दूर हट रहा है। लूट करने जाता तो फ़ोन लेके नहीं जाता। तो अब अपराध का नेचर जैसे बदला है, वैसे पुलिस ने अपनी कार्यशैली बदली है। हमारे साइबर थाने हर ज़िले में खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अपराधियों के अपराध का नेचर जैसे बदल रहा है उसी तरह अपने आप को चेंज कर रही है। लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि अपराध भी हाईटेक होता जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा हो रहा है। आजकल किस तरह के अपराध प्रचलित हैं और ऐसी आपराधिक घटनाओं के पीछे अपराधियों की क्या मानसिकता रहती है? यह देखा गया है कि बीते कुछ समय से युवा आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है और नई नई टेक्निकों का प्रयोग कर सुनियोजित तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज अपराध में बढ़ गया है। पहले नॉर्मल लूट चोरी होती थी, अब वही चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से किसी के अकाउंट से पैसा निकल जा रहा है, एटीएम से पैसे निकल जा रहे हैं, या फ़ोन कॉल आती है कि आपको इतना इनाम मिला है, आप अपना अकाउंट नंबर बता दें। तो कहीं ना कहीं लोगों की अज्ञानता भी है कि पढ़े लिखे लोग भी, मैं देख रहा हूँ कि अपना पिन दूसरे को दे देते हैं। तो उसी का फ़ायदा उठा के अपराधी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके कर रहा है। और नए नए युवा, मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी इसका है, मतलब कि लोगों के बीच अंतर भी बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं वो इस तरफ आकर्षित हो रहा है। और चूंकि बहुत सारे अपराध वेस्टर्न यूपी में जैसे होते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे अपराध कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मतलब लूट कर रहे हैं। तो हमें एज ए गार्जियन नए बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों का लालच बढ़ गया है। नए नए बच्चे होते हैं, सबको अच्छे मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, इसके लालच में बच्चे छोटी उम्र से ही अपराध की तरफ आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को समझाएं, सिखाएं, ताकि हर चीज़ मेहनत से करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में भी सीखा है, कहीं ना कहीं आप जब भी लालच करते हैं, उस हिसाब से मेहनत नहीं करते तो आप गलतियाँ करते हैं। तो एज ए सोसाइटी हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको हम समझाएं, उनको सिखलाएं, ताकि वो मेहनत करके अच्छा काम करें, अच्छा रोज़गार करके कमाएं, ना कि अपराध के माध्यम से कमाएं। आपने अपने करियर के सफ़र में सबसे ज़्यादा किस तरीके के अपराध देखे हैं? मैं तो बोलूँगा कि जैसे अपराध छोटे छोटे मारपीट और ये सब चीज़ें तो गांव में होती ही हैं। जैसे आप एज एसएसपी रहते हैं, आप सुबह उठेंगे 8-9 बजे, तभी आपको फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे कि उस गांव में मारपीट हो गई। कहीं गांव में तो बड़ी छोटी छोटे विवाद हैं, खेत को लेके विवाद है, मेड़ को लेके विवाद है, पेड़ को लेके विवाद है। वो मेनली छोटे छोटे लूट और ये हत्या की घटनाएँ तो बहुत ही कम होती हैं, मतलब उसका 2% 3% मान्य होता है। लेकिन ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ या अपराध होते हैं वो भूमि विवाद के कारण होते हैं। गांव में मैं तो बोलूँगा मेनली इसी वजह से होते हैं, खेतों को लेके विवाद होते हैं, वही बड़ा बढ़ जाता है तो उसी के में हत्या हो जाती है या मारपीट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें जो भी भूमि विवाद हैं, अगर पुलिस प्रशासन और राजस्व मिल के इनको छोटे छोटे जो भूमि विवाद है उनको कर देंगे तो कहीं ना कहीं अपराधों में भी कमी आएगी, जो ग्रामीण क्षेत्र के अपराध हैं। इसी तरह शहर में आप देखोगे कि शाम के टाइम लोग घूमते हैं या बैंक वाले पैसा लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसाइडर ही कोई रहता है जो सूचना दे देता है। तो पुलिस की अगर प्रेजेंस रोड पे सुबह शाम और रात में बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं अपराधियों में एक भय का माहौल होगा। और इस समय तो यूपी में मैं बोलूँगा कि बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया जा रहा है, पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है। वर्तमान में डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर लोगों को आर्थिक चोट पहुंचाने की घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें अधिकतर किशोरों की संलिप्तता पाई गई है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये सच है, मेरे द्वारा पहले ही बताया गया है। कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, लोग समझदार होते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो दो धारी होती है कि उसका आप फ़ायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसका नुकसान के लिए गलत यूज भी कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे जो नए लड़के हैं वो थोड़ा बहुत सीख के इस तरह से बैंक फ्रॉड में या मतलब कि टेक्नोलॉजी साइबर क्राइम्स में संलिप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बताएं, हमें सोसाइटी में एज ए होल, एज ए पेरेंट, एज ए एल्डर, हमें उनको समझाना है, सिखाना है और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलानी है। जैसा मैं बताया कि मतलब ऐसे नहीं कि बिना पढ़ाई लिखाए हुए लोग, पढ़े लिखे लोग भी, हम लोग जब एसएसपी थे तो मतलब कॉलेज के प्रोफेसर तक भी आते थे कि सर
हमको फ़ोन आया कि आपका इतने का इनाम निकला है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दीजिए, पिन बता दीजिए। तो उन्होंने बता दिया, जिससे उनके पैसे से खाते से पैसे निकल गए। तो हमें लोगों को इसमें और अवेयरनेस फैलानी है, बैंकों के माध्यम से फैलानी है, हर जगह शिक्षित करना है लोगों को कि किसी भी में अपने बैंक अकाउंट नंबर, अपना सिम नंबर, अपना पिन नंबर, ये सब कोई भी अपनी पर्सनल डेटा को शेयर ना करें, क्योंकि कोई ना कोई तत्व उसका फ़ायदा उठा लेगा। क्या इस तरह का कोई मामला आपके संज्ञान में आया और आप द्वारा उसे सुलझाया गया? जनरली इस तरह के जो भी बैंक वाले बैंक से पैसा निकालने वाले होते हैं, ये सिम क्या होता है कि हमारे यहाँ सिम भी बड़ी आसानी से मिल जाता है, किसी के नाम पे सिम ले लेते हैं। तो जैसे हम सर्विलांस से उनका नंबर निकलवाते हैं तो सिम किसी और के नाम पे होता है। जब पुलिस उसके पास जाती है तो वो बताता है कि सर हमारा तो आईडी उसका लगा है लेकिन सिम उसके पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे 2-3 कांड थे जिनमें हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और उसके पैसे भी बरामद हुए और पूरा गैंग वर्कआउट हुआ। और मेनली इस तरह की घटनाओं में जो भी गैंग है उनका कहीं ना कहीं लोकेशन झारखंड या जो भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ आते हैं वो सिम वहाँ के आते हैं, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अभी जो यूपी पुलिस द्वारा साइबर थाने डेडिकेटली इसी काम के लिए बनाए गए हैं, ये लोग काफ़ी केसेस वर्कआउट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब तक जनता अवेयर नहीं होगी इस तरह के केसेस में रोकथाम भी नहीं होगी, उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बताएं। कैरियर का मुश्किल दौर मैं मानूंगा कि मतलब सबके सपोर्ट से अब तक अच्छा ही रहा, बहुत ही सेटिस्फाइंग कैरियर रहा। लेकिन जैसे मैं बताऊंगा कि लखीमपुर खीरी में, मैं एसपी लखीमपुर खीरी था, तो 3 बच्चियों की किडनैपिंग हुई थी वहाँ पे, और वो मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसकी वो कर रहे थे। और हम लोग, चूँकि वो दुधवा नेशनल पार्क के बिल्कुल बगल में था, पूरा जंगल का इलाका था, हम लोगों ने 12 थानों की फोर्स लगा के उसको पूरा ट्रैक किया था। फिर बाद में एसटीएफ भी लगाई गई थी, लेकिन हम सब के प्रयास से तीनों बच्चियां सकुशल बरामद हुई थी। लेकिन वही जो 2-3 दिन का टाइम था, हम में से कोई भी नहीं, पूरा जिला नहीं सोया था। और यहाँ से भी लेकिन मैं कहूँगा सीनियर ऑफिसर्स का भी मुझे सपोर्ट मिला और सबके आशीर्वाद से ये केस वर्कआउट हुआ। तीनों बच्चियाँ बरामद हुई, जो पूरा गैंग था उसमें वो लोग भी पकड़े गए। तो वो बड़ा ही चैलेंजिंग केस था मेरे कैरियर में। कोई ऐसी घटना या आपराधिक मामला जिसकी गुत्थी ने आपको उलझा दिया हो? गुत्थी जैसे अभी जब मैं एसपी एटा था तो वहाँ पे एक 30 लाख की लूट हो गई थी, बहुत ही, क्योंकि एटा जैसे जनपद के लिए 30 लाख बहुत बड़ी घटना थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया था। हम लोगों पे अच्छा खासा प्रेशर था उसको जल्दी वर्कआउट करने का। लेकिन मैं बताता हूँ कि वो केस मतलब कि फॉर्चुनेटली मतलब ऐसी चीज़ से खुला जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। लेकिन विदिन 1 वीक हम लोगों ने पूरे केस को वर्कआउट किया। 30 लाख की जगह 45 लाख रुपए बरामद हुए और 7 जो गैंग मेंबर थे सब पकड़े गए। लेकिन वो 7 डेज़ हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल के थे, क्योंकि पूरा वैसा केस था, कोई क्लू शुरुआत में 2 दिन तक नहीं मिलता। लेकिन पुलिस ने इधर उधर मेहनत करी, पूरी हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम सब लगे रहे। वन ऑफ द टफेस्ट केस था और वो रियली एक मतलब कि केस स्टडी है कि कैसे वो वर्कआउट हुआ। अपनी प्रथम नियुक्ति व वर्तमान नियुक्ति के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों एवं साथी कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग के बारे में बताएं। मैं तो जहाँ भी पोस्ट रहा हूँ मुझे अपने साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिला, और मैं मानता हूँ कि पुलिस एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह है। आप अगर पुलिस में अब भी जो लॉयल्टी है, आप अपने नीचे के कर्मचारी पे हाथ रख दें तो वो आपके लिए जान भी देने को तैयार है। इतना मुझे नहीं लगता किसी और डिपार्टमेंट में है कि इतनी लॉयल्टी, इतनी मतलब सीनियर ने जो बोल दिया जूनियर अब भी उसको पूरा पालन कर रहा है। तो मैं प्रथम नियुक्ति से आज तक मैंने यही सीखा है कि एज ए टीम आप अगर काम करेंगे तो नीचे कर्मचारी आपका पूरा सहयोग देगा, और आप अगर सिर्फ अपने आप को अलग मानेंगे, नीचे कर्मचारियों को प्रॉपर रिस्पेक्ट या उनको नहीं देंगे, तो वो भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। आप द्वारा अपने 13 वर्षों के कैरियर में सुलझाए गए कुछ प्रमुख जटिल मामलों के बारे में बताएं। जैसे मैंने बता ही दिया, अभी दूसरे क्वेश्चन के रिप्लाई में मैंने बता दिया कि जब मैं एसपी लखीमपुर खीरी था तो 3 बच्चियों का अपहरण हुआ था। वो बहुत ही बड़ा मामला था। उसमें लगातार 48 घंटे, क्या मैं बोलूँगा मतलब 72 घंटे हम लोग जगे रहे। पूरे दुधवा जंगल क्षेत्र का हम लोग भ्रमण करते रहे। पूरी 12-13 थानों की टीम हम लोग कॉम्बिंग करते रहे, और उसमें एसटीएफ भी लगी और सब लोग लगे। लेकिन फॉर्चुनेटली सबकी मेहनत से तीनों बच्चियां भी बरामद हुई, पूरा गैंग वर्कआउट हुआ। इसी तरह एसपी, जब मैं एसएसपी झांसी था तो वहाँ पे भी 2 लोगों की हत्या हो गई थी। वो हत्या भी किसी जादू टोने से रिलेटेड लग रही थी, और पूरा ब्लैंक केस था। फ़ोन से भी जल्दी डिटेल नहीं मिल रही थी।
लेकिन फिर वो भी हमने टावर डेटा के माध्यम से वहाँ पे पूरा नेटवर्क का देखा, हज़ारों फ़ोन नंबर को ट्रैक करने के बाद वो केस वर्कआउट हुआ। उसमें भी एक तांत्रिक पकड़ा गया जिसने उन लोगों को बेवकूफ़ बना के बलि दी थी उन 2 लोगों की। इसी तरह बताया कि एसएसपी एटा था तो 30 लाख की एक लूट हुई थी, ये भी बहुत बड़ा केस था, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में था। और बट वरिष्ठ अधिकारियों के आशीर्वाद से और हमारे साथियों की मेहनत से वो केस वर्कआउट हुआ। वो यूपी का पहला केस होगा जिसमें 30 लाख की लूट में हमने 45 लाख रुपए बरामद किए थे, जिसका मुख्यमंत्री जी द्वारा भी मतलब कि अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग को तारीफ़ की गई, धन्यवाद दिया गया। नियुक्ति के दौरान स्थानीय निवासियों से सहयोग प्राप्ति के बारे में बताएं। नियुक्ति के दौरान देखिए, पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती जब तक स्थानीय निवासी उसके साथ नहीं होंगे, क्योंकि हर सूचना आपको स्थानीय निवासियों के माध्यम से मिलती है। तो अगर आप सोसाइटी में जाके लोगों के बीच जाके काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, आपका कार्यकाल भी अच्छा ज्ञात किया जाएगा और आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। कोई घटना भी हो जाती, घटनाओं को आप होने से एक लिमिट तक रोक सकते हैं, घटना कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन अगर आपके साथ के साथी लोग और स्थानीय कर्मचारी आपके साथ हैं तो वो घटना जल्दी वर्कआउट होती है, क्योंकि सूचना हमें उनके माध्यम से मिलती है। इसके अलावा हम लोग जब भी काम किए, हम लोग स्कूलों में जाके नारी सुरक्षा के मतलब कि लेक्चर मैं स्वयं जाके देता रहा, और शाम को हम लोग पैदल गश्त करते थे ताकि स्थानीय नागरिकों से एक मतलब कि एक रिश्ता सा बन जाए। उसके बाद आपकी वर्किंग बहुत आसान हो जाती है और जनता भी आपको बहुत अप्रिशिएट करती है। सर, जब आप झांसी रहे तो आपका एक बेबी नाम करके कुछ चला था, सर उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, जब मैं एसएसपी झांसी नियुक्त हुआ था तो उस समय 32 साल का था। तो जब उस समय माननीय मंत्री उमा भारती जी आई थी तो उन्होंने मुझे गेस्ट हाउस में बुलाया था। तो जब मैं गेस्ट हाउस में गया, उनको सैल्यूट किया, तो उन्होंने मुझे देख के कहा, तुम तो बहुत यंग लगते हो, बच्चे की तरह लगते हो। तो उसी में वहाँ पे पत्रकार थे तो उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने फिर ये पूरा वीडियो सब चल गया कि जब मंत्री ने एसएसपी को बेबी कहा। तो ये, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उनका माननीय पूर्व मंत्री उमा भारती जी का मुझे बड़ा अच्छा सहयोग और प्रेम वहाँ पे 6 महीने में लगभग झांसी में रहा, बड़ा ही अच्छा प्रेम प्राप्त हुआ। वर्तमान में चल रहे कोविड-19 महामारी के दौर में आप एक कोरोना योद्धा के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, जब ये कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी तब तो मैं चंडीगढ़ में था, वहाँ पे भी हम लोगों ने सीबीआई के माध्यम से लोकल बहुत लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन जब मैं वहाँ से सीबीआई से वापस आया तो 2021 में आया था, मार्च में मैंने आके ज्वाइन किया था। तो 1 अप्रैल से कोविड की सेकेंड वेव आई जो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत लोगों ने उसमें बहुत लोगों की जीवन की हानि हुई। लेकिन मैं उस समय लखनऊ में पोस्टेड था डीजीपी ऑफिस में। हम लोगों ने बड़ी अच्छी टीम बनाई थी, वहाँ के लोकल कुछ एसएचओज थे और सीओज थे, अधिकारी थे, जो मेडिकल कुछ डॉक्टर्स थे और जो दवाइयों के सप्लायर थे। तो हम लोगों का बड़ा अच्छा टीम था। तो जब भी, क्योंकि सब लोग जानते थे कि मैं यूपी कैडर का हूँ और लोकल घर में हूँ, तो जो भी मेरे दोस्त यार थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के भी जितने मेरे फ्रेंड थे जो फॉरेन में भी सेटल हैं, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार बीमार हो गया, तो हम लोगों ने जितने लोगों के फ़ोन आए, दिन में 25 फ़ोन मुझे आते थे, तो सबकी मदद नहीं कर पाते, लेकिन मैं कोशिश करता था 15-20 लोगों को हॉस्पिटल में बेड दिलाना या उनको दवा दिलाना। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा कि जो वहाँ पे एसएचओ सरोजनी नगर लखनऊ में है, वो मेरे साथ लखीमपुर खीरी में चौकी इंचार्ज थे, तो उनके यहाँ खुद ही 2 ऑक्सीजन के गोदाम थे। तो वो भी लग के जब भी मेरा फ़ोन गया तो उन्होंने ऑक्सीजन सबको दिलाई, और दवाओं के लिए मेडिकल सप्लायर थे, सबको मदद करके मतलब लगभग 100 ज़िंदगियाँ बचाने का मुझे मतलब कि एक सुकून सा प्राप्त है कि शायद इतनी तो पूरी सर्विस में जितना सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ होगा उतना उस 1.5 महीने में 1 अप्रैल से 15 मई का टाइम मेरे जीवन का भी बड़ा वो था, क्योंकि दिन भर इतने फ़ोन आते थे और हर आदमी किसी न किसी तरह की मदद ही मांगता था। लेकिन अपनी टीम के प्रयास से इतने लोगों की मदद कर पाए, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी रिकॉग्नाइज़ किया और एक प्रशस्ति पत्र मुझे फॉरेन से भी आया। तो ये मैं उस समय भी कहा था कि जितना हमें भगवान ने मौका दिया है तो हमें लोगों की जितनी मदद हो सके करनी चाहिए। महामारी के इस दौर में अपने परिवार संग व्यतीत किए जाने वाले समय में अथवा आपकी लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन आया? मैं तो बताऊंगा कि मैं खुद इस बीमारी का शिकार रहा। मैं जब जनवरी में जब मैं सीबीआई से लौट के आया था तो मुझे खुद कोविड हो गया और मैं पीजीआई में 13 दिन एडमिट रहा। मेरी खुद बहुत ही सीरियस कंडीशन थी, लेकिन भगवान की कृपा रही और डॉक्टर्स का सहयोग रहा कि मैं इससे निकला। तो उसके बाद ही मेरे यही लक्ष्य था कि अगर कोई भी
आदमी की जो इस बीमारी से ग्रसित है या किसी तरह की कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद करूँगा। और मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जब मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरे फादर भी एडमिट थे, तो उस समय मेरे परिवार में सबको हो गया था, तो वो मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था। लेकिन मैं उस समय मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प करी, और फिर आगे जब मैं ठीक हुआ तो मेरे हाथ में जितना था मैंने लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी। अपने अनुभव के आधार पर बताएं, युवाओं को करियर के रूप में पुलिस पेशे का चुनाव क्यों करना चाहिए? मैं अपने 13 साल की वर्किंग में मैंने ये पाया है कि पुलिस, हर आदमी एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में तो जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वो पुलिस के पास जाता है। मैं जब एसपी था तो मेरे पास फ़ोन आते थे कि सर मेरे गांव में बिजली नहीं आ रही है, बिजली से, जबकि पुलिस का कोई सरोकार नहीं, लेकिन वो उसको है कि उसके पास एसएचओ के नंबर, एसपी के नंबर यही रहते हैं, उसके पास बिजली विभाग के इंजीनियर का नंबर नहीं रहता। तो वो उठा के सुबह ही फ़ोन कर देगा, सर पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा। तो ये जो सर्विस है इसमें आप जनता से इतना जुड़े रहते हैं कि आप, हर आदमी आपके पास पहले भाग के आता है। तो जितनी जल्दी आप पुलिस में जाके लोगों की मदद कर देते हैं, क्योंकि कोई ज़मीन का विवाद भी अगर पुलिस के पास आता है तो हमारा एक एसएचओ जाके राजस्व वाले को जाके उसको 2 मिनट में सॉल्व कर देता है, भाई कि नाप दिया, ये तुम्हारा हो गया, ये ऐसा हो गया। वही अगर वो राजस्व का मुकदमा कर दे तो उसको 20 साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि को इंस्टेंट जस्टिस मिले। तो पुलिस में जो आके आप त्वरित न्याय जो देते हैं वो आप किसी और सर्विस में नहीं है। मैं बोलता हूँ कि एज एसएसपी में बैठता था, मुझसे 100 लोग 200 लोग मिलने आते थे, उसमें से अगर मैं 20 लोगों की समस्या का भी समाधान कर रहा हूँ तो वही मेरा सेटिस्फैक्शन था। क्योंकि बहुत बताया, जैसे गाँव में बड़ी छोटी छोटी समस्याएँ होती है ना, मेड़ की समस्या है, ज़मीन की समस्या है, या किसी की वाइफ परेशान कर रही है, किसी की बहू परेशान कर रही, बेटा परेशान कर रहा है, बहुत छोटी छोटी बात होती है, जिसमें एक पुलिस का एक फ़ोन भी चला जाता है तो वो समस्या का समाधान हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप दिन में 5 या 6 लोगों के जीवन में मुस्कान ला रहे हैं तो उससे ज़्यादा संतोष आपको किसी और सर्विस में नहीं मिल सकता। तो इसलिए पुलिस है, आप लोगों को सुरक्षा देते हैं, उनकी जान बचाते हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो एक उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिल्कुल पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करें और लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएँ। अच्छा सर, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहले चीज़ है कि आप लोग फोकस करें, आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि क्या है। उसके बाद उसको प्रॉपर प्लानिंग करें। बिना प्लानिंग के आप पढ़ते जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सारी बुक्स पढ़ डालेंगे लेकिन आपको होता है काम की बुक्स ना पढ़ें। तो एक उचित डायरेक्शन जरूरी है, एक मार्गदर्शन जरूरी है। बिना मार्गदर्शन के जो भी आप मेहनत करेंगे वो बेकार होती है। तो मेहनत तो है ही है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन आप एक मार्गदर्शन जरूर रखिए। एक जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप एक डायरेक्शन उसको लीजिए। पढ़ाई आप सेल्फ स्टडी, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आईएएस आईपीएस नहीं बना सकता है, आपको पढ़ना खुद ही है। लेकिन एक जो डायरेक्शन मिलती है, जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे बात करिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक स्ट्रैटेजी के अनुसार पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, लोकल बुक्स मत पढ़िए, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। अपने खुद के विचार लिखिए, किसी के छापे हुए या किसी के मतलब कि सुन के विचार मत रखिए। आप अपने मन से स्वविचार लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है, आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ा हुआ है, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ा हुआ है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग नागरिक का जो फ़र्ज़ है वो निभाएं। आपको संविधान द्वारा बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन आपको कुछ उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं, जैसे संविधान का पालन करना, जो आपके रूल्स हैं, जो कानून हैं, उनका पालन करिए और अच्छे से जीवन जीजिए। और जहाँ भी मौका मिले लोगों की मदद करिए, और एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम इस देश को और आगे ले जा सकेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे बीच अभी आईपीएस अखिलेश चौरसिया जी मौजूद थे। उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को अपना छात्र जीवन कैसे मेंटेन करना चाहिए, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। बने रहिए, देखते रहिए, हम आपको और भी बेहतरीन खबरों से रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ ज़ीरो, सच के साथ सच के।